बात ऐसी है कि अगर आप लास्ट क्लास आए हैं तो ये चैप्टर आप लोगों का लगभग 70% खत्म हो गया है और आप लोगों को एक चीज कराई गई थी सबसे पहले, प्रेशर ड्यू टू द गैस इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में मौजूद गैस उस कंटेनर पे कितना प्रेशर लगाएगी, तो वो प्रेशर का फॉर्मूला आया था 1/3 mn/v²। ये कहती है उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा जितनी ज्यादा एवरेज वेलोसिटी होगी। ज्यादा रफ्तार से चल रहे होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और पार्टिकल्स का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर लगाएगा और वहीं O2 का मॉलिक्यूल कम और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और कम लगाएगा। वो वैसे कहने वाली बात है मास के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था आप लोगों को, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये वाला प्रोसेस ये साबित करता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल चल रहे होंगे, ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो कम से चल रहे होंगे। मतलब डायरेक्ट रिलेशन प्रूव करना था, बहुत सिंपल प्रोसीजर था, बोथ साइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हमने ये प्रोसीजर किया था। घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेकंड मैंने आप लोगों को जो बताया था बच्चों, थर्ड, देयर इज अ लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पता लगा था कि एक सिस्टम के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पूरे कंटेनर में कितनी है बोलो, 3/2 kBt, मतलब इस गैस के पास 3/2 kBt की एनर्जी है। लेकिन हमने बोला था 3/2 kBt इसकी नेट शेल मिला के होगी सारे डायरेक्शंस के मॉलिक्यूल्स को लेके, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि एक्स में, वाई में, जेड में सब जगह पर काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, बराबर होगी। तो 3/2 kBt टोटल कैसे बन सकती है जब सबकी क्या हो, हाफ kBt। तो एक बात समझ में आ गई, सभी डायरेक्शन में चलने वाले मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कितनी है बोलो, हाफ kBt। अब मैं जो आपको अगली चीज सिखाने जा रहा हूं ना, ये है बहुत ज्यादा जरूरी, तो ढंग से देखना इस चीज को। यहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। क्या मुद्दा है समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ढंग से सीखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है काफी। भाई आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है, Cp - Cv = R, पढ़ा है। वैसे मतलब क्या है इस रिलेशन का, पेपर है आप लोगों को एक दिन बाद। देखिए पहले तो C का मतलब बताओ, यहाँ पर C क्या होता है। ये होता है आप लोगों का हीट कैपेसिटी, वैसे मोलर हीट कैपेसिटी होता है यहाँ पर। मतलब आप लोग, मैं सिंपल शब्दों में पहले बात करता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हर चीज़ का 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में क्या सेम हीट लगती है, आप मुझे बताओ। क्या हर सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में आपको सेम हीट लगती है? नहीं सर, किसी में तो ज़्यादा हीट लगती है और किसी में कम। जैसे कि लोहा जो है जल्दी गर्म हो जाता है, वहीं पानी थोड़ा सा गर्म होने में क्या लेता है, टाइम लेता है। तो मैंने आप लोगों को हीट कैपेसिटी का टॉपिक करवा रखा है, ये पहले करवा रखा है आप लोगों को। सी क्या होता है यहाँ पर, ये आ रहा है याद? अरे यार, सी वैसे यहाँ पर ना मोलर हीट कैपेसिटी है। इसका क्या मतलब होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना हो तो जो हीट लगेगी वो क्या होती है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। कोई भी 1 मोल चीज है, मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है, 30 से 31 करना है टेम्परेचर, तो मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी। वो जो हीट देनी पड़ेगी वो क्या है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। वहीं अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लूं तो उसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर हीट कैपेसिटी है। सबकी मोलर हीट कैपेसिटी बोलो क्या होगी, अलग। कोई तो जल्दी गर्म हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस और कोई ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट लेगा उस काम के लिए। तो ये सी का मतलब होता है। अब ये 2 चीजें होती है, सीपी और सीवी। देखो मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर वो आप लोग मेयर्स फॉर्मूला देख लेना, नहीं तो फिर टाइम इसमें लग जाएगा हमारा। मैंने बता रखा है ना आप लोगों को सीपी और सीवी का मतलब क्या होता है। हल्का सुनना चाहते हो सुन लो। ये कंटेनर है, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है और ये इसके अंदर गैस है। ध्यान सुनना भाई, हल्का सा बता देता हूं आप लोगों को, मेयर्स फॉर्मूला भी याद करो। और दूसरा कंटेनर है, उसमें भी ऐसे पिस्टन है, इसमें भी गैस है। देखिए मैं दोनों में ना एक चीज चेक कर रहा हूं कि कितनी हीट देने से इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने दोनों में एक चीज करी कि एक में ना मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और एक में मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, समझना मेरी बात को। मैंने ये करा कि जब इसके अंदर हीट आ रही थी, तो आपको पता है हीट के आने से गैस एक्सपैंड होना चाहिए, तो पिस्टन ऊपर उठना चाहेगा, वॉल्यूम बड़ा होना चाहेगा। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस पिस्टन पे ऐसे हाथ रख दिया, मैंने कहा पिस्टन नहीं उठने दूंगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होने दूंगा, अब हीट डालते रहो और देखो 1 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में गर्म हो जाएगा, मतलब कितनी देर में इसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। मींस मैं यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो 1 मोल गैस दी हुई दोनों में मैंने, ठीक है ना, और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी हीट के देने से इसका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। यानी बात समझ में आ रही है। लेकिन पहले वाले केस में मैंने क्या करा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बोलो,
अच्छा मुझे बताइए, जब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा तो क्या गैस का प्रेशर नहीं बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर तो बढ़ेगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन मैंने इस बार क्या कांस्टेंट रखा? बोलो। पहले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। क्या कांस्टेंट रखा? और फिर मैंने देखा कितनी हीट लगी इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। आपने सुन लिया ये वाली बात। अब दूसरी बात सुनो। सेकंड केस में भी मैंने ना हीट दी और मैंने देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस कितनी हीट से बढ़ जाएगा, लेकिन इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा, इस बार प्रेशर कांस्टेंट रखा। कैसे? अच्छा आप मुझे बताइए, जब हीट आ रही थी तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ रखा था, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, लेकिन क्या प्रेशर भी कांस्टेंट था? प्रेशर अगर इसका पहले 20 बार था, थोड़ी देर बाद कितना होगा? 25, थोड़ी देर बाद कितना? 30। प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट नहीं था। इस समय जो हीट लगती है उसको सीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीवी। दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, जो हीट लगी मुझे जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम को रखा था। अगली बार मैंने क्या करा? अगली बार मैंने कहा कि देखो यार ऐसा करते हैं, वॉल्यूम भले ही चेंज हो जाए, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम भले ही चेंज हो जाए, जैसे कि सुनना मेरी बात को, हीट आई तो आपको पता है प्रेशर बढ़ेगा, हीट आएगी तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन सोचो साथ के साथ पिस्टन को उठने दिया जाए, साथ के साथ पिस्टन को उठने दिया जाए तो प्रेशर वापस से बोलो क्या हो जाएगा? कम। अरे किसी गैस का प्रेशर ज्यादा है, अगर उसको अगर आप रिलीज कर दें, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, तो प्रेशर वापस से बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे नहीं समझ पा रहे? अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अगर बहुत सारे बच्चे इस रूम में हो जाएं तो प्रेशर बढ़ने लग गया, लेकिन मैं अगर यहाँ का स्पेस बढ़ा दूंगा तो वापस से प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो वही चीज होती है। तो आप जब यहाँ पर हीट दे रहे होते तो मैंने कहा नेक्स्ट केस के अंदर मुझे क्या कांस्टेंट रखना है भाई? शिवम, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम में चेंज। इस केस में क्या होता है? वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। इस केस में क्या होता है? बोलो, प्रेशर चेंज हो रहा होता है। दोनों चीजों में ना एक चीज कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम को नहीं बदलने दिया जा रहा, बट प्रेशर चेंज हो रहा है। इस केस में वॉल्यूम भले ही चेंज होता रहे, बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर शुरू में 20 बार था, हीट आई, वो 20 से 21 भी नहीं होना चाहिए। तो जब हीट आएगी तो बच्चे के साथ प्रेशर तो बढ़ेगा। तो मैं कहता हूं मैं साथ के साथ इसको उठा देता हूं, उठा दूंगा तो प्रेशर वापस से बोलो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस केस में बोलो क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। लेकिन इस केस में आपको पता है कि गैस ऐसे ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। इस केस में जो हीट लगती है वो सीपी होती है। क्या होती है बोलो? बस फर्क क्या है दोनों में? दोनों में ही हम देख रहे हैं कि कितनी हीट लगेगी किसी भी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में। बट एक केस में मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के काम चेक कर रहा हूं और एक केस में मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के। इसको एक्सपैंड तो होने दूंगा, वॉल्यूम भले बदले, बट प्रेशर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि दोनों टाइम जो मुझे हीट रिक्वायर्ड लगी, जो उसमें हीट लगी, वो बराबर लगेगी या अलग अलग लगेगी? अलग अलग लगेगी। अच्छा किस केस में हीट ज्यादा लगेगी? किस केस में ज्यादा हीट लगी कि भैया इस केस में सर जब हमने हीट दी ना तो मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ज्यादा हीट लगी इस बार सीपी के केस में, क्योंकि इस केस में आप बढ़ने नहीं दे रहे, गैस एक्सपैंड नहीं होने दे रहे। चीजें जब एक्सपैंड होती है ना, साथ में ठंडी भी होती है ना। मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, गरम गरम हलवा या खीर बेसिकली आप खा रहे हो तो उसको प्लेट में लेते हैं, जब एक्सपैंड होती है तो जल्दी ठंडी होती है, कटोरी के अंदर नहीं ठंडी होती। होता है कि नहीं होता? तो चीजें एक्सपैंड होने पे ठंडी होती है। तो आपको पता है इस केस में आप एक्सपैंड होने नहीं दे रहे, तो यहाँ पर जल्दी गर्म हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, बोलो है कि नहीं? बट यहाँ पर आप उसको साथ खुलने दे रहे हैं, तो यहाँ पर वही 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में मुझे क्या लगेगा? ज्यादा हीट लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किसी भी गैस का सीपी सीवी से ज्यादा होता है। और पता लगा सीपी सीवी से कितना ज्यादा होता है? बोलो आर ज्यादा होता है। कितना बोलो? ये आर कुछ नहीं है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये है 8.314। क्या बोलो? और इसीलिए इसकी वैल्यू होती है जूल पर मोल पर केल्विन में या पर डिग्री सेल्सियस में। ये बताता है कि 8.314 जूल की हीट ज्यादा लगती है हर मोल पर। मतलब अगर ये एक मोल है ना, तो हर एक मोल पर, मतलब एक मोल पर 8.314 जूल की हीट बोलो क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी फॉर पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है अगर आपको एक मोल पर, तो सीपी के केस में जो हीट ज्यादा लगेगी सीबी के मुकाबले, कितनी हीट ज्यादा लगेगी? 8.314। दैट इज योर मेयर्स फॉर्मूला। और इसका मैंने प्रूफ तुम लोगों को करवाया होगा ड्यूरिंग द क्लास। मैंने पिछले चैप्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में करवाया होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो थोड़ा सा याद कर लिया सीपी सीवी क्या था? सबको याद आ गया सीपी सीवी क्या है भैया? किसी को ऐसा तो नहीं सीपी सीवी में डाउट हो? पक्का जल्दी बोलो, दोबारा है तो डाउट में हल्का से दोबारा बता सकता हूँ। समझ आ गया यहाँ तक का? चलिए ठीक है। अब अगली बात सुनो। सीपी सीवी आ जाने के बाद आप लोगों को एक और बात बताऊँ चाहिए, गामा जो होता है ना, गामा, ये सीपी और सीवी का रेशियो होता है। सीपी टू द सीवी का, बस ये याद रख लीजिए। एक सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, एक गामा इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी बाय सीवी। इन दोनों का रेशियो होता है, बस कुछ नहीं होता। एक बात मैं और बता देता हूं, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने सबने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है भाई, तो वैसे क्या पढ़ा हुआ है? डेल्टा यू इज टू में क्या? क्यू माइनस में पी डेल्टा वी। तो मैं क्यू को बोलो क्या बोल सकता हूं? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। अच्छा एक बात और मुझे बताओ कि जो हमारी किसी भी इसमें हीट लगेगी, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी गैस को
हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट लगेगी वो कितनी लगेगी, तो आप बोलोगे सर वो लगेगी सी डेल्टा टी। कितनी लगेगी बोलो। अब आप कहोगे सर ये सी डेल्टा टी कहाँ से आ गया। सर मुझे एक बात बताओ, सी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस, सो हाउ मच अमाउंट हीट इज रिक्वायर्ड, 2c। अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा 3c, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो बोलो कितना लगेगा, डेल्टा टी सी। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को। तुम कहोगे सर तुमने एनसी डेल्टा टी पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स भी लिया था एन, क्योंकि सर सी तो बताते हैं 1 मोल का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो हीट सी लगेगी। कितनी लगेगी बोलो। लेकिन अगर 1 मोल ना हो कि 2 मोल हो तो सर 2c भी तो लगनी चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल 1 मोल गैस मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं उसके चक्कर में पढ़ नहीं रहा हूँ। तो मैं पूरा सिस्टम 1 मोल गैस के लिए चला रहा हूँ ये। तो भैया मुझे बताओ, अगर गैस 1 ही मोल है तो जो हीट लगी होती है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो कितनी लगी होती है, सी। तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी लगेगी, 5c। डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बोलो क्या, डेल्टा टी सी। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, बस रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। कुछ चीज़ याद आ गया आप लोगों को, नहीं आया है ना। तो मुझे तुम बस सब बच्चे ये बताओ, इसको मैं अगर लिखता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान सुनना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी ड्राइव शुरू नहीं करा मैंने, वाली चीज शुरू नहीं करी है, मैं कुछ पिछला रिवाइज करा रहा हूँ। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू की जगह पे बोलो क्या आएगा, सी डेल्टा टी। और सी को बोलो क्या लिख सकते हो, सी बी। तो सी बी डेल्टा टी बच्चों किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस में आपको पता है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। कैसा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना होएगा, 0। तो वाली चीज 0 हो गई। और सी बी कितना आ गया बोलो, डेल्टा यू बाय में डेल्टा टी। बस ये याद कर लो, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, या इसी को मैं डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिख सकता हूं डी यू बाय डी टी। डी यू बाय, इसका मतलब कि स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। कि भैया आपने जो उसको बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो बराबर होती है जितना इंटरनल एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। जितना इंटरनल एनर्जी में क्या आया, चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर टाइम नहीं है वो। अब बात क्या है ना, ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई ना, ये सब थोड़ा सा रिकैप था पुरानी चीज़ों का, लेकिन ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने CP/CV का रिलेशन प्रूव करवाया होगा तो मैंने ये चीज़ करवाई होगी तुम लोगों को। तो बस हल्का सा ये वाली चीज़ें याद रखिए, फिर मैं अब आप लोगों को मेन मुद्दे पे लेके आता हूँ। करें स्टार्ट। अच्छा, क्या तुम्हें डिफरेंशिएशन की कुछ बातें पता है? जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछूं dx/dx कितना होता है, 1 होता है, पता होगा। अरे ये भी क्या पता लगाना है, ये तो पहले से पता है। चलो इस पेज पे नहीं करा रहा मैं, अगले पेज पे लेके आ रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आ जाइए, आ जाइए। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब शायद ही कोई पेपर आता हो जिसके अंदर काइनेटिक थ्योरी से इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो आप लोगों से। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि सर तो कह रहे थे कि बहुत जरूरी है तो आया ही नहीं, इसी को देखो। लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं इसके आने के। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट गैसेस। चलिए अब बिल्कुल नजरें ना बोर्ड पे, थोड़ा सा समझोगे तो आगे वाला प्रोसीजर इजी लगेगा। पहली चीज समझो क्या है, हमारे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब सब बच्चे बताओ क्या होता है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसके पास मोनो मतलब एक एटम हो। अब एक एटम वाली गैस कौन कौन सी हो सकती है बताओ, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्योंकि यही एक ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी से बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करती। सो वी हैव अ हीलियम गैस, वी हैव अ ऑर्गन गैस, वी हैव अ नियोन गैस। दे ओनली हैव वन एटम, दे ओनली हैव वन एटम। वो किसी से कंबाइंड नहीं होता। लेकिन जैसे H2, O2, N2, दीज आर द डायटोमिक गैसेस, दीज आर द डायटोमिक गैसेस। इधर खुशी, मैंने क्या बोला, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, दीज आर द मोनोटॉमिक गैसेस। H2, O2, N2 जिनमें 2 एटम से बोलो क्या है, डायटोमिक गैसेस। CO2 हो गया ट्राइएटॉमिक, बोल सकते हो 3 एटम से, नहीं आ रही बात समझ में। H2O वेपर्स होगी, ये भी क्या है बोलो, ट्राइएटॉमिक है। बट कुछ पॉलीएटॉमिक भी हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें कई सारे एटम्स, तो क्या हो सकती है बोलो, पॉलीएटॉमिक। तो आइए बच्चों बोर्ड पे समझते हैं। मेरे पास अभी मोनोएटॉमिक गैस। अच्छा, एक मोनोएटॉमिक गैस जो है, मान लीजिए एटम है। अगर हम मान के चले कि एटम किस किस, मतलब अभी फिलहाल आप आज के डेट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस रूम में किसी भी चीज की पोजीशन बतानी हो तो हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है। बोलो क्या, x, y और z। इस रूम में मैं किसी भी चीज की लोकेशन बता सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस x एंड y एंड z कोऑर्डिनेट, मिनिमम इन 3 के जरिए। मान लो वो रूम में ओरिजिन है इस रूम का, ऊपर वाली चीज y है, आगे वाली चीज क्या है बोलो z, और ये वाली चीज बोलो क्या, x। मैं जहां खड़ा हूं, मान लीजिए मैं बिल्कुल दीवार की इस तरफ खड़ा हूं, तो आप बोलेंगे सर का x कोऑर्डिनेट है 5। मेरे पैरों को मान लेते हैं, x कोऑर्डिनेट है 5, थोड़ा सा मैं ऊपर भी हूँ, हल्का सा स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट भी है। और मान लीजिए मैं आगे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके साथ दीवार से सटा हुआ हूँ, तो मेरा z कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, 0। z कोऑर्डिनेट बोलो क्या है,
वहीं सना बैठी हुई है, सना का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, समझो मेरी बात को, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, थोड़ा सा सना के ऊपर का सर्कल लेते हैं भाई, तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, और आगे की तरफ भी ओरिजिन से जेड कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ है। हर इस रूम में बैठे हुए हर एक पर्सन का मुझे बताओ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग है कि नहीं? समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और इस रूम में या इस स्पेस में बैठे हर एक पार्टिकल को बस मैं इन तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए सब कुछ बता सकते हैं, बता सकते हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप इसको बस ये मान के चलिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि मिनिमम मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मिनिमम मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपने स्पेस में किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो कितने चाहिए होते हैं? यहाँ पर 3 चाहिए होते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा अभी डिटेल में लूंगा नहीं, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा आप लोगों को। मुझे बस इतना बताओ, मैं ये मान के चलता हूं कि एक मोनो एटॉमिक गैस कहां कहां जा सकता है? बोलो एक्स में, वाई में, और बोलो कहां पर? जेड में। तो मान के चलते हैं कि एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास ना 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ढंग से सुनना, पहला वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल लगेगा, सेकंड में आपको पता लगेगा सर यही चीज कर रहे हैं बार बार। तो यहां पर क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस आप सुनिए। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल क्या होता है? सीधा चलना। हाँ भाई अंकित, बातें नहीं, इधर देख। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? इस तरफ ट्रांसलेट कर सकता है, उस तरफ कर सकता है, इस तरफ कर सकता है। सही है? एक्स वाई जेड। कुछ बच्चे यहां भी कर सकता है। अरे यहां भी करेगा तो एक्स वाई जेड का ही तो मोशन माना जाएगा। कोई यूं चल रहा है तो बोलेंगे एक्स में भी कर रहा है, वाई में भी कर रहा है और जेड में भी। तो उसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कही जाती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा, आप लोगों ने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है? सब बच्चे बताना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हर डायरेक्शन के मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ केबीटी। कितनी होती है बोलो? हाफ केबीटी। कितनी बोलो? तो मुझे बताना जरा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल, हर एटम के पास, सॉरी एटम है, हर एटम के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी बोलो जरा? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी? बोलो हाफ केबीटी। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में तो बोलो कितने आएगा? बोलो 3/2। 3 इंटू में हाफ केबीटी कर दूं? अरे भाई आएगा 3/2 केबीटी। ढंग से सुनना बस जो बोल रहा हूं मैं, ये आएगा 100%। तो आपने बोला कि एक मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, 1 इन द एक्स, 1 इन द वाई, 1 इन द जेड, एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज अ एनर्जी ऑफ हाफ केबीटी। सो 3 के पास कितनी हो जाएगी? 3/2 केबीटी। अरे पढ़ा भी तो है आप लोगों ने 3/2 केबीटी। अब मेरी बात सुनो, ये तो है ईच एटम के पास। कितने पास बोलो? ईच एटम के पास। सो हम बोलेंगे एनर्जी इन 1 मोल ऑफ एटम। कितने एटम बोलो? 1 मोल एटम। अब मुझे बताना 1 मोल के मतलब कितने होते हैं देवदत्त? 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.022 × 10 की पावर क्या? 23। अच्छा, इसी नंबर को तुम लोग क्या बोलते हो? एवोगैड्रो नंबर, Na बोलते हो। तो मैंने बोला 1 मोल के पास कितना हो जाएगा? बोलो 3/2 KB इंटू में बोलो क्या? Na/T। चिंता मत करिए, बस सुनते रहिए। थोड़ी देर में सारी बातें ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बस ऐसा ना हो कि टॉपिक की स्टार्टिंग में आप गिव अप कर जाए, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा बने रहेंगे। सेकंड थर्ड पार्ट पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ जरा, 3/2 केबीटी हर एक मॉलिक्यूल के पास है, एक मॉलिक्यूल के पास। तो 1 मोल के पास कितना होगा? तो 1 मोल का मतलब मैंने 1 मोल के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर तुम्हें कल की क्लास थोड़ी याद आए तो KB इंटू Na, मैंने बोला था कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। KB इंटू Na क्या होता है? R। KB इंटू Na क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू में एवोगैड्रो नंबर, बोलो क्या होता है? R। चिंता मत करिए बिल्कुल भी, बस सुनते चलिए। 3/2 RT। 3/2 ये टोटल एनर्जी है, यानी मैं इसको इंटरनल एनर्जी बोल सकता हूं। इस सिस्टम की टोटल या इंटरनल एनर्जी बोलो कितनी है? 3/2 केबीटी। अब गेम बहुत आसान है हमारा। इन हर क्वेश्चन में ना टारगेट क्या है, मैं आपको टारगेट बता देता हूं पहले। मेरा टारगेट है CV निकालना, मेरा टारगेट है CP निकालना, मेरा टारगेट है गामा निकालना। वो आपको 3 चीजें निकालने को बोलेगा। क्या क्या बोलो? दोबारा से दोबारा बोलो। CV, CP और गामा। CV, CP, गामा। अब CV कैसे निकलेगा सुमित? CV कैसे निकलेगा? du/dt से। du/CP कैसे निकलेगा? क्योंकि तेरा CV अगर आ गया, क्योंकि अगर CV आ गया इधर भाई, CP माइनस CV क्या होता है? R। CP माइनस CV क्या होता है? R। तो अगर तुम्हारा CV आ चुका है तो CP होएगा CV प्लस R या R प्लस CV। और गामा क्या होएगा? चिंता मत करिए, जिसने CV निकाल लिया उसको CP भी मिल जाएगा CV प्लस R करके, क्योंकि CP माइनस CV R होता है। और भैया इन दोनों की रेशो से गामा आ जाएगा। अब क्योंकि सर CV कैसे निकालूं? अरे CV निकलेगा du/dt से। मतलब क्या चाहिए? इंटरनल एनर्जी। क्या चाहिए? ये इंटरनल एनर्जी। यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। और आप कहेंगे सर कैसे पहुंचना है? मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं भाई। आप बस याद करो कि इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एनर्जी ऑफ हाफ केबीटी। शिवम इधर। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी? बोलो 3/2 केबीटी। ये एक मॉलिक्यूल की है, तो सोचो 1 मोल के पास कितना होगा? बोलो 3/2
के बी टी इंटू एन ए, और के बी इंटू एन ए बोलो क्या होता है आर। अब गेम बड़ा आसान है, मुझे सब बच्चे बताओ सी वी क्या होता है, डी यू बाय, मुझे बताना डी बाय डी टी करूंगा किसका, बोलो यू का, यू बोलो कौन है 3/2 आर टी। अच्छा डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं, बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 3/2 बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, बताओ क्या बचा, dt बाई डी टी, बोलो dt बाई डी टी कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आ गया, ये आ गया cv, क्या आ गया, r की टर्म्स में निकालेंगे, बताओ cp कितना आएगा, cp होएगा cv प्लस r, क्या होएगा बताना कितना, 3/2r प्लस r, मुझे बताओ कितना हो जाएगा बच्चों 5r बाई में 2, ये हो गया आपका cp, और गामा कितना होता है बोलो cp बाई में cv, cp। चलो एक काम करते हैं, दोबारा लेते हैं एक केस, अगला केस है डायटोमिक, ए बस अगला केस क्या है बोलो, डायटोमिक गैसेस। अच्छा डायटोमिक गैसेस कौन सी बोलो, H2, O2, N2, दीज ऑल आर द डायटोमिक गैसेस। अच्छा डायटोमिक गैसेस के अंदर भी दो केसेस होते हैं, सुन लीजिए, इफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड, मॉलिक्यूल्स आर, सॉरी पहले रिजिड वाला ले लो, इफ मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, दूसरा वाला ले लो इफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड। बच्चों बात नहीं करो भाई, बात नहीं करो बिल्कुल भी, सुन लीजिए, पहला कौन सा केस देते हैं, इफ मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। अच्छा मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा होगा, अब ये कैसे कैसे कर सकता है वो सुनो, बातें नहीं भाई, ये कैसे कैसे कर सकता है, मैं बोलूंगा ये एक्स में ट्रेवल कर सकता है, ये वाई में कर सकता है और जेड में कर सकता है, मीन्स इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके पास कितने बोलो, 3 तो ट्रांसलेट करने के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, लेकिन एक चीज और होती है इसके पास घूमने की भी ऐसी क्षमता होती है, ये घूम भी सकता है, तो इसके पास कहते हैं 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होते हैं, एक मान लो ऐसे घूम गया, एक मान लो ऐसे घूम गया, समझो मेरी बात को, लेकिन 2 ही बोलने, 3 नहीं बोलने यहाँ पर, तो आप लोगों को बोलने हैं इसके पास टोटल क्या होगा, बस ये वाली चीज याद रखनी होती है, ये 3 तो ट्रांसलेट, 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स वाई और, अरे मतलब ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, और क्या कर सकता है बोलो, ऐसे रोटेट भी कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। क्या पहले वाला कर सकता था, वो मोनोटॉमिक गैस रोटेट कैसे करेगा भाई, समझे नहीं, ऐसे करने से भी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो ध्यान रखना, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो रिजिड है, रिजिड मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही रहेगा, अगला वाला रिजिड नहीं होगा तो बताऊंगा जो रिजिड नहीं होते वो वाइब्रेट भी करते हैं, तो वो वाली चीज अलग है, लेकिन आपको बस समझना अगर रिजिड ना हो तो क्या होगा, 3 तो इनके पास क्या होंगे, 3 तो इनके पास क्या होंगे बोलो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड मुझे बताओ जरा क्या, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ढंग से सुन लो, क्या याद करोगे, मैं बोल रहा हूं बस ये याद करोगे, 3 जगहों पे ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन ये ऐसा 2 एटम्स का मिला हुआ है तो रोटेट भी कर सकता है, तो 2 इसके पास क्या है बोलो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, समझ नहीं आ रहा ना, तो मुझे बताना जरा फटाफट से, ध्यान देना, क्या आप लोग बोलोगे एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल, हालांकि रोटेशनल में आप इस तरीके से ट्रीट करोगे, इसका ऐसे घूम रहा है फिर उल्टा ऐसे भी घूम सकता है, तो इधर ध्यान दो भाई, इधर पीछे लवेश, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, बोर्ड पे देखो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी होती है, हाफ केबीटी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी बताया हाफ केबीटी। अगर इसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, 5/2 केबीटी, ये समझे नहीं, पहले सोचो भाई, मुझे बताओ हर एक के पास कितनी बोलो, हाफ केबीटी, तो 5 के पास कितनी हो जाएगी, 5/2 केबीटी, ये तो एक मॉलिक्यूल की है। अब बताना एनर्जी एसोसिएटेड विद, बोलो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल, नजरे बोर्ड पे एग्जाम में कराने वाले क्वेश्चन, तो 1 मोल के साथ कितना होगा बोलो, 5/2 केबीटी, तो एक के साथ है तो Na मतलब 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स ना, 6.0 2 10 के बाद 23, तो इतनों के साथ कितना होगा बताओ जरा, 5/2 RT। कार्तिक तू क्या करने लग रहा है भाई, इधर देखना कौन सी चीज लिख रहा है, 5/2 RT ये इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी। अब मुझे बताना जरा सब बच्चे की Cv कितना आएगा, du बाय, बताना कितना आएगा, d/dt ऑफ 5/2 RT, बताओ क्या बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, आ गया Cv आ गया, सॉरी Cp बताओ क्या आएगा, बताओ कितना आएगा, 5/2R प्लस R, बताओ कितना आएगा, और मुझे बताओ जरा गामा क्या आएगा, 7R/2 अपॉन में 5R/2,
लगा आसान अब? पिछले से और इस केस में बस क्या फर्क आया, पिछले में मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल था, इसमें सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, इसके पास डायटोमिक होने के कारण 3 ट्रांसलेशनल भी है और 2 रोटेशनल भी। 2 रोटेशनल ऐसे मान लो कि एक बार इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। एक बार क्लॉकवाइज और प्लेन वाला मत लो, एक बार क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक्स में जाना अलग तरीके से है, वाई में जाना अलग तरीके से, वैसे समझ लो। मेन मतलब यार ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को बस याद रखना है क्या प्रिंस, 3 ट्रांसलेशनल और 2 बोलो क्या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आइए अगर मॉलिक्यूल रिजिड ना हो तो क्या होगा, इफ मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड, इफ मॉलिक्यूल इज, ध्यान देना, इफ मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड, अगर मॉलिक्यूल रिजिड ना हो तो रिजिड ना होने का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, एक बार देखना यार यहां पर सभी बच्चे बोर्ड पर नजरे, बोर्ड पर इंपॉर्टेंट चीज है। 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे, 3 तो बोलो क्या होंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझना। 2 रोटेशनल भी होंगे, एंड इसके पास ना एक चीज और होती है, वो होता है वाइब्रेशन, क्योंकि रिजिड नहीं है ना तो ये वाइब्रेट भी करता है। वाइब्रेट मतलब ऐसे कर सकते हैं, ऑसिलेट कैसे कर सकता है, ऑसिलेट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, कि इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे पास आ रहे दूर जा रहे, पास आ रहे दूर जा रहे, पास आ रहे दूर जा रहे, तो इसको बोलो क्या बोलेंगे, वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो, वाइब्रेट, या बोलो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेट, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। वो पिछले वाला रिजिड था, सुन लो बातें क्यों कर रहे थे मानसू, पिछले वाला रिजिड था तो वो अपने अंदर बाहर ऐसे नहीं आ सकता था, बट जो रिजिड नहीं है वो ऐसे आना जाना कर सकता है, मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल मोड भी आया था। कौन सा आया था बोलो, वाइब्रेशनल मोड। तो यहां पर बोलते हैं कि 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल मोड, 1। अब लेकिन एक पंगा है, जो आपके 3 और 2 है उसकी वजह से एनर्जी कितनी होगी, 5/2 kBt। कितनी होगी बोलो, 5/2 kBt। ढंग से सुनना, लेकिन वाइब्रेशनल के एक वाइब्रेशन की भी जो एनर्जी होती है ना, क्योंकि जब एक वाइब्रेशन होता है तो ऐसे होता है फिर ऐसे भी होता है, तो हाफ केबीटी अंदर की तरफ होता है, हाफ केबीटी बाहर की तरफ होता है। जब वाइब्रेशनल लेते हैं ना एक वाइब्रेशनल, तो उसका टोटल एनर्जी सीधा केबीटी लेते हैं। कितना लेते हैं बोलो, ये समझे नहीं आप लोग, क्योंकि वाइब्रेशन दोनों तरफ होती है। वाइब्रेशन क्या होती है, बट ट्रांसलेशन ऐसे चल रही है भाई, समझिए मेरी बात को, एक्स में ही चल रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जब आपको वाइब्रेशनल मोड की बात करनी हो तो वाइब्रेशन के लिए हम कितने वो लेते हैं, हाफ केबीटी, 2 केबीटी, 2 हाफ केबीटी लेते हैं। तो 2 बार अगर तुम हाफ केबीटी लोगे, 2 बार हाफ केबीटी लोगे तो बोलो कितना बनेगा, 1 केबीटी पूरा बनेगा, 1 केबीटी पूरा बनेगा। ध्यान सुनना मेरी बात को। तो आप लोग यहां पर क्या बोलोगे, यही समझना है, एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी है। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर 5 तो वैसे हैं, 5 तो वैसे हैं, तो बोलो कितना आएगा इधर भाई अंकित, 5/2 केबीटी तो वैसे है, प्लस करेगा एक वाइब्रेशन है, तो एक वाइब्रेशन का हाफ केबीटी नहीं लोगे, एक वाइब्रेशन ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो हाफ और हाफ मिला के कितना हो जाएगा 1। तो बोलो क्या बोलोगे, केबीटी। क्या बोलोगे भाई, ये आना जरूरी है, ये आना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। समझ नहीं आ रहा ना कुछ होगा, ये यहां पर फॉर वाइब्रेशन। चलो बताना जरा, अगर सबको ये वाली चीज आ गई तो बोलो कितना आंसर बनेगा, 7/2 केबीटी। अब इसके बाद गेम कुछ है ही नहीं, इसके बाद गेम कुछ है ही नहीं, बताओ क्या आएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 मोल बताना कितना, 7/2 केबीटी इंटू बोलो क्या आएगा, Na, केबी इंटू Na बोलो क्या हो जाएगा, R। तो आंसर बोलो कितना आएगा, 7/2 RT। मुझे सभी बच्चे बताओ CV कितना आएगा, du बाई में क्या, dt, दैट इज d/dt, d/dt। और बोलो कितना आएगा, 7/2R। आंसर बोलो, और बताओ ना CP कितना आएगा, CV प्लस R, 7/2R प्लस में R, 9/2R। गामा बोलो कितना आएगा, CP बाय में CV, CP बाय में दैट इज 9/2R अपॉन में 7/2R और 9/7। कल इनमें से कोई एक चीज आने वाली है, पक्का बता रहा हूं, या तो मोनोएटॉमिक, कल या परसों जब भी है, मोनोएटॉमिक, या तो मोनोएटॉमिक गैस पे आएगा, या डायटॉमिक में बिल्कुल लिख के देगा साफ तौर पर, रिजिड है या नॉन रिजिड है, रिजिड है या, अच्छा रिजिड हुआ तो बस वाइब्रेशन कंसिडर मत करना, वाइब्रेशन कंसिडर मत करना। अच्छा याद करने का क्या पैटर्न है वो सुनो, याद करने का क्या पैटर्न है, याद कैसे करोगे इस चीज को, तो आप ऐसे याद करो, मोनो एटॉमिक गैस है, सोचो मोनो एटॉमिक अकेला एटम, उसका रोटेशन क्या माना जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना, मोनो वाले के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कितनी बोलो, 3 ट्रांसलेशनल। क्या पता एग्जाम में सिर्फ 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितनी ट्रांसलेशनल कितनी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। हाँ भाई आदर्श,
तो मोनोटॉमिक के पास कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। एंड एवरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद हाफ केबीटी। तो एनर्जी कितनी होगी बोलो? 3/2 केबीटी। 3/2 केबीटी। तो एक मोल के पास कितनी होगी? 3/2 केबीटी इंटू Na, और केबी इंटू Na बोलो क्या होता है? R। तो आंसर क्या बन गया? 3/2 RT। 3/2 RT। अब 3/2 RT के बाद क्या सीन है भैया? जो CV होता है वो टेम्परेचर से डिवाइड करके आता है, तो आंसर आ जाएगा 3/2 R। टेम्परेचर कट जाएगा, और CP कितना आएगा? CV में R जोड़ देंगे तो 5/2 R आएगा, रेशियो आएगा 5/3। जैसे ही आप जाओगे डायटोमिक पे, किस पे जाओगे? तो डायटोमिक की दो केस है, एक रिजिड वाला और एक नॉन रिजिड वाला। तो जो रिजिड वाला है वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन रिजिड वाले भी दो एटम्स ऐसे हैं, तो 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए XYZ की, और रोटेशन की कितनी होती है? 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितनी बोलो? 2। टोटल कितनी होगी भाई सुमित? 5। तो एवरी के पास हाफ केबीटी, तो 5 के पास कितनी होगी? 5/2 केबीटी। अब तू एक मोल से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? 5/2 RT। फिर 5/2 RT को T से डिवाइड करेगा, CB की वैल्यू आ जाएगी 5/2 R। CB आ जाएगा R प्लस करके 7/2 R। रेशियो कितनी आ जाएगी? 7/5। अभी भी याद नहीं होगा तो फिर कोई भी याद नहीं हो सकता। अब उसके बाद क्या बोला है? मॉलिक्यूल अगर रिजिड ना हो, तो रिजिड ना हो तो ये जितना पिछला रहता है उतना तो रहता ही है, कुछ ऐड कर देना बस, ऐसे दिमाग में याद करो। जो पिछला है वो तो रहेगा, 3 और 2 तो रहेंगे। ऐड क्या होगा? वाइब्रेशन भी ऐड हो जाएगी। और वाइब्रेशन जब भी एक वाइब्रेशनल मोड भी बोले ना, तो समझ जाना मुझे हाफ केबीटी 2 बार लेना है, क्योंकि भैया एक वाइब्रेशनल मोड भी ऐसे और ऐसे होगा। अंकित नहीं आ रही समझ में? तो हाफ केबीटी मिला के बोलो कितना होगा? केबीटी। तो एक वाइब्रेशन का मैं पूरा केबीटी लेता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बोलते 3 वाइब्रेशनल मोड है, तो क्या लिखता है मैं? 3 केबीटी। क्या लिखता है? क्योंकि 3 वाइब्रेशन का मतलब 6 बार हाफ केबीटी लेना है, हाफ केबीटी लेना है। नहीं आ रहा है समझ में? तो मुझे बताना जरा, 5 का तो 5/2 केबीटी, एक वाइब्रेशन का बोलो कितना आ गया? पूरा 1 केबीटी, है ना? ये बताया मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 7/2 केबीटी। Na से मल्टीप्लाई करा 7/2 RT, 7/2 R ये आ गया CV, CP आ गया 9/2 R, रेशियो आ गया 9/7। क्लियर हुआ? द लास्ट एंड द फाइनल केस आप लोगों को बोल सकता है पॉलीएटॉमिक का, और ये मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया चीज है। सो बोलता है पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस, सुन लो बस, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके पास 3 तो ट्रांसलेशनल होते हैं। 3 तो क्या होते हैं बोलो? ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बातें नहीं। 2 रोटेशनल, और इसके पास ना F लिख देते हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास ये वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं, तो F वाइब्रेशनल मोड होते हैं इसके पास। F, अब F सब मॉलिक्यूल का अलग होता है। CO2 का अलग होएगा, SO2 का अलग होएगा, SO3 गैस का अलग होएगा, हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स का अलग होएगा वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, थोड़ा सा याद करने जैसा है। अब F लिख रहा हूं बस मैं, तो मुझे कौन बच्चा बताएगा एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आएगा? एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आएगा? कौन बच्चा बताएगा? बोलो सब बच्चे, बस 2-3 बच्चों समझ में आया? 5/2 केबीटी प्लस में बताओ F केबीटी। बहुत अच्छे। अगर एक वाइब्रेशनल था तो 2 बार आप केबीटी लिया था, मतलब कि पूरा 1 केबीटी लिखा था। 1 वाइब्रेशनल के लिए लगा था 1 केबीटी। सोचो 2 वाइब्रेशनल होते, बातें नहीं भाई, 2 वाइब्रेशंस होती, 2 वाइब्रेशनल मोड होते, तो तुम 2 केबीटी लिखते ना। अरे 1 वाइब्रेशनल के लिए पूरा 1 केबीटी लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो 1 वाइब्रेशन के लिए 1 केबीटी? क्योंकि सर वाइब्रेशन ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, तो 1 वाइब्रेशन के लिए पूरा 1 केबीटी लिखते हो, हाफ आप जोड़ देते हो ना, तो 2 वाइब्रेशन के लिए 4 वाइब्रेशन मानी जाएंगी। 4 इंटू में हाफ केबीटी यानी 2 केबीटी आएगा। तो 2 वाइब्रेशन के लिए 2 केबीटी, 3 वाइब्रेशन के लिए 3 केबीटी। तो F वाइब्रेशन के लिए अंकित, F वाइब्रेशन के लिए F केबीटी। सुन लो पूरी बात। अब बताना जरा क्या होगा? आप लोग केबीटी तो कॉमन ले लो, बताओ अंदर क्या बचेगा? 5/2 प्लस में F। नहीं आ रहा समझ में यार? सबको समझ में आ रहा है? बताना जरा, एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे बोलो? Na से। बताओ कितना हो जाएगा? इसको मैं जोड़ ही देता हूं, ऐसे कर दूं 5 + 2F/2, या वैसे रखूं पहले? बोलो कितना हो जाएगा? 5 + 2F/2 RT। सही है भाई? बताना जरा CV कितना आएगा? CV कितना आएगा? कौन बताएगा? CV होता है du/dt, तो जब तुम बस T से T कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 5 + 2F। अगर तुम्हें ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे याद करो, 5/2 + F ही याद करो। क्या याद करो? 5/2। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, तो बताना कितना आएगा? 5/2 + F इंटू में बोलो क्या? R। CP बताओ कितना आएगा? CP प्लस में R, तो बोलो कितना आ जाएगा? प्लस R। नहीं है? अच्छा CP होगा, CP + R।
बताओ कितना आएगा। आर आप कॉमन ले लोगे, आर आप कॉमन ले लोगे, बताओ अंदर क्या बचेगा 5/2 प्लस एफ प्लस 1, बताओ कितना आएगा, बताओ। तो ये हो जाएगा 5, जब जोड़ोगे एफ को वैसे ही रखो अलग से, तो 5/2 जमा 1 करोगे तो 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/2 जमा में एफ इंटू में बोलो क्या आर, तो ये सीपी आ गया। गामा बोलो कितना आएगा CP/CV। तो जब तुम उसको उससे करोगे तो आर से आर कट जाएगा, बनेगा 7/2 प्लस एफ अपॉन में 5/2 प्लस एफ। ठीक है, एक बार रुक जाओ, कुछ आंसर में मेरे को लग रहा है चेंज है कुछ। हमने एक गड़बड़ होगी बच्चों, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आंसर में सुनो सुनो सुनो, छोटा सा गड़बड़ क्या हुआ है इसमें ना, क्योंकि 3 मतलब ट्राई एटॉमिक भी आ जाएगा, मतलब पॉली एटॉमिक चला जाएगा, 2 से ज़्यादा रोटेशन होंगे इसके अंदर। इसके अंदर रोटेशन 3 है, कितनी है बोलो 3, तो ये सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी। सॉरी, ये मुझे आंसर लग भी नहीं रहा था कि मैच सा नहीं हो रहा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब जरा इजी लगेगा, बता रहा हूँ आपको, 3 से इजी होएगा। इसमें याद करो 3 ट्रांसलेशनल है, 3 बोलो क्या है रोटेशनल है, एफ वैसे मुझे बता रहा है 3 और 3 कितने हो गए 6, तो कितना आएगा बोलो 6 गुना में, अरे बातें नहीं, हाफ KBT। अरे यार 6 का मतलब क्या हो जाएगा 6 गुना में हाफ KBT, प्लस में बताओ कितना आएगा FKBT। हाँ भाई अंकित, 6 का मतलब क्या होगा 6 गुना में हाफ KBT, 5 का मतलब 5 गुना में हाफ KBT था, 5/2 आ रहा था, 6 का मतलब क्या आएगा 6/2, यानी बोलो कितना आएगा 3 प्लस में 3 KBT प्लस में FKBT। जल्दी जल्दी बताना शुरू करो क्या आएगा भाई, अरे इजी है बिल्कुल यार, बस वो ट्रांसलेशन उसमें गलती हो गई है। बताओ कितना आएगा, KBT आप कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस FKBT। चलो जल्दी से बताओ, 1 मोल के पास कितना आएगा 3 प्लस F KB इंटू में बोलो क्या Na इंटू में T, बताओ कितना आएगा 3 प्लस F RT। सही बात है, अब जरा बताना फटाफट से, T से T कट जाएगा, 3 प्लस F इंटू में R। चलो इस केस में बताओ क्या आएगा 3 प्लस F इंटू में R प्लस में R, मुझे बताओ R कॉमन आते के साथ ही क्या बचेगा 3 प्लस F प्लस 1, बताओ कितना आएगा 4 प्लस F इंटू में R, रेशो करोगे तो 4 प्लस F अपॉन में, ये शायद ही आता है, लेकिन अगर आया तो भैया ऐसे ही करना है आप लोगों को। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात सुन, अब ये याद कर लो आप लोग, 2 मिनट टाइम लो और सोच लो इसको। मैंने प्रीवियस ईयर का आप लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर भेजा था ना, हैं दिखाना एक बार मुझे, दिखाना। नहीं मैंने किसी के मतलब ग्रुप में आप लोगों ग्रुप में भेजा था ना, कोई मोबाइल में मुझे खोल के देना क्वेश्चन पेपर। कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए उसको, हो गया। अरे देख लिया मैंने, है किसी बच्चे के पास? हाँ किसी चैप्टर का है? हाँ तो वही तो चीज़ है। मैम ने कितने वो लिए हैं ट्रांसलेशनल? नहीं बच्चों ये नहीं होएगा, गलत है ये, 100% गलत है। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल कहाँ है इसमें? वो तो लिए ही नहीं मैम ने। NCERT में देखो ना कितना है, NCERT में देखो। एक चीज हालांकि भी और बतानी है, वो मोस्ट ट्रेबल वाला, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये आया था, मुझे बताओगे जरा, एक तो 1 मार्क क्वेश्चन ये था, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। क्वेश्चन था द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बीच में से पूछ लिया इन्होंने, 3/2 RT, 5/3 RT, 3/5 RT,
कोई सी भी गैस हो ट्रांसलेशनल 3 ही होते हैं, कोई सी भी गैस हो ट्रांसलेशनल 3 ही होते हैं। अब सुनो क्वेश्चन क्या था, देखो 1 नंबर में पूछा गया सुनो द ट्रांसलेशनल, देखो जो बच्चा रट के जा रहा है यार वो क्या समझेगा भाई वंश, यहां ध्यान दे, पढ़ क्वेश्चन। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, तो मुझे बताओ कि कोई सी भी गैस हो ट्रांसलेशनल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। ट्रांसलेशनल के 3 होते हैं, तो 3 बाई में 2 केबीटी हो जाएगा, बिकॉज हाफ केबीटी सबका होता है। ये तो एक मॉलिक्यूल का होगा, किसका होगा बोलो? तो 1 मोल का कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 केबीटी इंटू एन, और केबी और एन मिला के बोलो क्या हो जाएगा? आर। तो 3/2 आरटी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते टिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, और दिखाता हूँ क्या पूछा था। और क्या क्वेश्चन आया था? ये तो एक तो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर प्रूव करने को आर का है, वो आपको पता है मेयर्स फॉर्मूला है, वो आप लोग कर लेंगे। बच्चों इसमें तो मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। पता नहीं, इसमें तो अलग ही तरीके से दिख रहा है। एक बार जरा इसको रिवाइज करो, मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूं। रिवाइज करो इसको। भाई क्लास जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया है सभी बच्चे उसको रिवाइज करेंगे, फिर कुछ और ऐड कर रहा हूं उसके अंदर एक चीज। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। ये थोड़ा सा ऐसा है कि याद कर लोगे बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? ढंग से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, डायटॉमिक में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ढंग से सुनना। इधर डायटॉमिक में कितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं? 2 तरह के, एक रिजिड और एक रिजिड वाले वाइब्रेट नहीं करते हैं, नॉन रिजिड वाले वाइब्रेट करते हैं। सुन लो 100% आना है यहाँ से क्वेश्चन। अब ट्राई एटॉमिक के अंदर भी आप लोगों को समझना है कि जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसका क्या सीन है कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सुनना, एक लीनियर एक नॉन लीनियर, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। जो हमारे नॉन लीनियर है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का H2O है, क्या है बोलो? H2O। ध्यान देना, H2O नॉन लीनियर क्यों है आप लोगों को पता होगा, ऐसा होता है। आपको पता है इसमें लोन पेयर होते हैं तो इसकी शेप लीनियर नहीं होती है। बट यहीं अगर आप बात करो CO2 की, किसकी बात करो? तो CO2 आप लोगों को पता है ऐसा होता है, लीनियर शेप में होता है, पता है कि नहीं पता? तो ये भी आपका ट्राइएटॉमिक है, ये भी आपका ट्राइएटॉमिक है, बट एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। बस वैसे ही याद करके जाओ कि जो हमारे लीनियर वाले जो केसेस हैं इसमें 3 हमारे ट्रांसलेशनल फ्रीडम है, 2 क्या है बोलो? रोटेशनल फ्रीडम है, और एक आप लोगों का क्या है बोलो? वाइब्रेशनल फ्रीडम है, एक वाइब्रेशनल है।
अगर इसकी बात करोगे तो बोलो क्या बोलोगे, 3 हमारे ट्रांसलेशनल फ्रीडम है, 3 हमारे रोटेशनल फ्रीडम है, ठीक है, और वाइब्रेशनल का यहां पर कुछ भी नहीं है, 0 वाइब्रेशनल है, 0 है वाइब्रेशनल, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस ये याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो इसको, नॉन लीनियर 6। और मैं वैसे बताऊं आप लोगों को, एनसीईआरटी जो आप लोगों को दे रही है, क्योंकि हम एनसीईआरटी वाले उसको फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर हमें मेंशन नहीं करा हुआ सही से, इन्होंने बुक्स में मेंशन नहीं है सही से, पेपर में ये वाला आ सकता है आप लोगों को, बस ये वाला, ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं करा हुआ, वैसे याद कर लो बस। अच्छा अगर मान लो, सुनो सुनो मेरी बात, ए बच्चों बस ये याद कर लो, इस चीज़ को याद ही करना है, मुझे बस ये बताओ तुम लोग शुरू से बताओ, मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी ट्रांसलेशनल फ्रीडम है, पूछा जा सकता है, 3 ट्रांसलेशनल फ्रीडम है, और 3 ट्रांसलेशनल फ्रीडम की वजह से एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी बन जाएगी, 3/2 केबीटी, कितनी बन जाएगी, एक मोल के पास कितनी बन जाएगी, 3/2 आरटी, क्योंकि वो केबी एनए से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताओ सीवी कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3/2 आर, सीपी कितना आ जाएगा बोलो, 5/2 आर, और रेशियो करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में मोनोटॉमिक टाइप में। डायटोमिक आएगा तो 2 तरह के केस है, बोलो कैसा, रिजिड और, अगर रिजिड हुआ तो वाइब्रेट नहीं करता, बस तो ध्यान रखना, 3 ट्रांसलेशनल और 2 बोलो क्या, रोटेशनल। तो ऐसे में कितने बोलो, 5 बने, 5 का मतलब बोलो क्या, 5/2 केबीटी, यानी 5/2 आरटी आ जाएगा एक मोल के लिए, यानी 5/2 आर सीबी आ जाएगा, 7/2 आर सीपी आ जाएगा, और 7/5 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ओ गामा आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर यही मॉलिक्यूल नॉट रिजिड रहा, नॉन रिजिड रहा, तो ये वाइब्रेट भी करेगा। तो 3 रोटेशनल, सॉरी 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और एक बोलो क्या, वाइब्रेशनल। अब ये याद तो करना पड़ेगा बच्चों। अब एक वाइब्रेशनल है तो आपको ध्यान रखना, दो तरफ से वाइब्रेशन करता है, इससे पूरा 1 केबीटी उसका काउंट होएगा बच्चों। तो 5/2 केबीटी और 1 केबीटी कितना हो जाएगा बोलो, 7/2 केबीटी, इसका मतलब 7/2 आरटी, इसका मतलब 7/2 आर और 9/2 आर, और रेशो 9/7, यहां तक हो जाता है इजीली। फिर आप लोगों को पॉली के लिए बस याद रख लेना है कि 3 और 3 और एफ का केस चलेगा, 3 और 3 और एफ ना, 3 और बोलो क्या, एफ। तो 3 और 3 की वजह से 6 इंटू में हाफ केबीटी, और एफ की वजह से बोलो क्या, पूरा एफ केबीटी। वाइब्रेशन का आपको पता है 2 तरफा होती है, इसलिए वो हाफ केबीटी ना करके पूरा 1 केबीटी लेते उसके लिए, है ना। और रेशो करके 3+ में एफ केबीटी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे आ गया। और कभी अगर बाय चांस उसने क्वेश्चन पूछा तो बस आप लीनियर और नॉन लीनियर का बस ये केस याद कर लो कि इतना होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस ये वाली बात याद रख लो, छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है, बस यही है। ओके, ये भी हो गया है। एक चीज़ बता रहा हूँ अभी, ठीक है, एक चीज़ और लिखो छोटी सी, क्लास प्लीज।
सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, फिर एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आप लोगों को एमसीक्यू में आएगी भाई, सुन लीजिए। क्या है क्वेश्चन, सुन लीजिए। आपको बोला गया मॉलिक्यूल्स की वेरियस स्पीड्स के बारे में, बच्चों बातें नहीं, वेरियस स्पीड्स के बारे में, बड़ा जरूरी। कौन सा वाला? नहीं, इसको अगर मैं काटूंगा तो इसका √3 बचेगा, इसका √2 बचेगा, इसका √8/π। मैंने कॉमन चीजों को हटा दी है, कॉमन चीजें हटा दी हैं। अब तुम क्या कहना चाह रहे हो? रूट से रूट थोड़ा ना हटेगा ऐसे। अब ऊपर √3 है, नीचे √2 है, तो हम इसको 3/2 थोड़ा ना लिख सकते हैं। इट विल बी √3/2 ना, काट नहीं सकते इसे। सुनो सुनो बच्चों प्लीज बोर्ड पे भाई, ये जो मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को लगेगा वैसे ही, बस याद ही करना है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताता हूं आपको क्या चीज़ है ये। देखो, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि सबका स्पीड एक जैसा नहीं होता, एक्चुअल में एक जैसा कभी नहीं होता है, हम एवरेजली एक जैसा मान के चलते हैं, लेकिन सबका स्पीड कुछ ना कुछ बोलो क्या होगा, अलग होगा। कोई थोड़ा तेज चल रहा होगा, कोई थोड़ा धीमा चल रहा होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हमने 3 तरह की स्पीड्स बनाई। एक बनाई एवरेज स्पीड। क्या बनाई? एवरेज क्या होगा? एवरेज हमेशा कैसे निकलता होगा? वैसे एवरेज निकलता होगा कि सभी की स्पीड को जोड़ दिया जाए, सभी की स्पीड को जोड़ दिया जाए, मान लो n पार्टिकल्स हैं और फिर n से बोलो क्या कर दिया जाए, डिवाइड, तो ये एवरेज निकलता होगा। क्या निकलता होगा बोलो? एवरेज। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक होती है रूट मीन स्क्वायर एवरेज। क्या होती है बोलो? रूट मीन स्क्वायर। इसमें क्या करा जाता है बोलो? इसमें करने का तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं आरएमएस, VRMS। ये कैसे निकलता है कि सभी का स्क्वायर करो, सभी का बोलो क्या करो, स्क्वायर। इसका कारण ये होता है, अगर तुम समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ जाओ तो रटना इस चीज को, कि देखिए कुछ पार्टिकल जा रहे हैं इस तरफ, कुछ पार्टिकल जा रहे हैं इस तरफ, तो अगर मैं वेक्टोरिकली लूंगा तो एक को +5 लूंगा, एक को क्या लूंगा, -5, तो यहां तो वो एवरेज कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा तो +5 का भी स्क्वायर होगा, -5 का भी स्क्वायर होगा, दोनों प्लस में आएंगे। दोनों किस में आएंगे? खुशी यहां पर ध्यान दो, कैसे समझो कैसे भाई? मैंने बोला कि जब एवरेज वाली बात करोगे तो एक पार्टिकल यहां जा रहा है 5, एक पार्टिकल यहां आ रहा है -5, तो यहां पर एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो? कैंसिल करेंगे, सही एवरेज नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर कर दोगे तो +5 का स्क्वायर भी 25 और -5 का स्क्वायर भी 25, तो स्क्वायर करके अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे सही एवरेज मिलने के चांस है। लेकिन बच्चे के सर आपने स्क्वायर कर दिया, फिर वो वेलोसिटी का एवरेज थोड़ा ना हुआ, मतलब 5 का एवरेज थोड़ा ना, आपने तो स्क्वायर करा यानी 25 का एवरेज निकाल रहे हो, इसलिए रूट भी करा। इसलिए क्या करा बोलो? रूट भी करा। समझे नहीं ना क्या हुआ? समझ आए तो ठीक है, नहीं ज्यादा सोचना नहीं इस चीज के बारे में। तो इन्होंने रूट मीन स्क्वायर बोलो क्या कराया, ये कोई पूछेगा नहीं, बस मैं आपको नाम बता रहा हूं इन सबके। इसका स्क्वायर करा, डिवाइड बाय बोलो क्या करा, n करा और रूट कर दिया। क्या कर दिया बोलो? स्क्वायर इसलिए करा ताकि प्लस माइनस एक दूसरे को बोलो क्या ना कर दें, कैंसिल। और रूट इसलिए करा बिकॉज मेरे को वेलोसिटीज का एवरेज निकालना था, वेलोसिटी के स्क्वायर का नहीं, इसलिए बोलो लास्ट में क्या कर दिया, रूट कर दिया। इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। मतलब कि स्पीड्स का स्क्वायर करके उसका मीन करा और फिर रूट करा, स्पीड का स्क्वायर करके उसका मीन यानी एवरेज करा और फिर रूट कर दिया। ये वाला सिंपल एवरेज स्पीड होता है। अब ये होता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? आपके यहां पर 100 पार्टिकल है, सुनो भाई, 100 पार्टिकल चल रहे हैं इधर इस रूम के अंदर, उसमें से लगभग 60 पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी मिला वो 5 मीटर पर सेकंड का मिला। कितना मिला बोलो? बाकी किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 6 है, लेकिन सबसे ज्यादा पार्टिकल जो थे वो 5 की स्पीड वाले थे। कितने बोलो? इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास मिले वो क्या है बोलो? मोस्ट प्रोबेबल, जिसको आप मोड बोलते थे। क्या बोलते थे बोलो? मोड। मैथमेटिक्स में मोड, मोल नहीं, अरे मैथमेटिक्स में मोड पढ़ा है ना आप लोगों ने, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो वो मोड होता है। तो भैया कुछ नहीं करना, इधर भाई आदर्श 3 चीजें याद करो। हमारे एक सिस्टम में कुछ गैस है, 3 तरह की स्पीड्स होती हैं, बोलो कौन कौन सी? एक एवरेज स्पीड पूछी जाती है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? ये होती है, इसका फॉर्मूला याद करो सब बच्चे। एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एक निकल के आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबका फॉर्मूला याद कर लो, बोलो क्या आएगा इसका? √8 kBt बाय में पाई m, इसका √2 kBt बाय में m, इसका √3 kBt बाय m। अब तुम लोगों को एक बड़ी जरूरी चीज जो क्वेश्चन में पूछने वाला है, वो पूछने वाला है कि कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होती है इनमें से। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर बोलो क्या होती है? एवरेज, और फिर बोलो कौन सी आती है? मोस्ट प्रोबेबल। फिर कौन सी आती है बोलो? ये बात समझना। इसको याद करने का ऑर्डर भी सही सा होता है। इसको आप राम से याद करिए। किससे याद करिए? राम से। राम से याद करेंगे तो राम से बोलो क्या आएगा? पहला आरएमएस से आर, ए से एवरेज हो गया, और एम से क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल। तो आप भूलेंगे नहीं एग्जाम के अंदर, आपको राम से याद आ जाएगा कि आरएमएस, फिर एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर हुआ? एक तो ऑर्डर पूछता है, दूसरी चीज आपसे रेशियो पूछता है। क्या पूछता है? अरे आएंगे एक एक नंबर उठाने आप लोगों को, यहां से बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आएगा आरएमएस, इसका इसका रेशियो, जिसको फॉर्मूला याद हो गया, जिसको फॉर्मूला याद हो गया उसको रेशियो भी याद हो गया। कैसे? कैसे?
जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको रेशियो भी याद हो गया। कैसे? क्योंकि सर केबीटी बाय एम, केबीटी बाय एम, केबीटी बाय एम सबका कटेगा, बस नंबर बचेगा उसमें से √3, इसमें से बचेगा क्योंकि मैंने एवरेज वाला पहले लिया हुआ है √8/पाई, और ये क्या आएगा √2। अगर पेपर में कहीं उसने ऐसा कर दिया ना VRMS से VMP का और V एवरेज का, तो थोड़ा ध्यान रखना। RMS पहले आ गया तो √3, वो तो है ही, फिर MP वाला पहले आ गया तो √2, फिर बोलो क्या आएगा √8/पाई। ये गलती मत कराना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया? अक्षरा नहीं आई बात समझ में? देखो RMS के बाद एवरेज, एवरेज के बाद मोस्ट प्रोबेबल, तो ऐसे रेशो बनेगा। अपने आप ऊपर काट लो ना, खुद ही बना लो, फॉर्मूला याद कर लो, रेशो अपने आप याद हो जाएगी। रेशो को मत रटिए, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला भी तो पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन के अंदर कि मोस्ट प्रोबेबल में से कौन, इनमें से किसका फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल वाला है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल वाले में √2 आता है, बस ऐसे याद कर लो, इसमें √2 आता है, उसमें √3, इसमें √8/पाई आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो ऑप्शन में तीनों फॉर्मूले देगा, ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे नहीं आ रहा समझ में? कौन सी ज्यादा होती है ये भी याद रखिएगा, और एक इनकी रेशो याद रखिएगा। समझ आ गया? तो मुझे फटाफट से बताओ, बस थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट और लूंगा, बस उसके बाद खत्म करेंगे क्लास को। तो मैंने तुम लोगों को ये टॉपिक्स करवाए हैं, जो आपके उसमें कराया गया है ना, वो उसमें मैम ने रोटेशनल और ट्रांसलेशन ले ही नहीं रखी है। तो वो तो ऐप वैसे भी लेना पड़ता है एनसीईआरटी में तो ऐप अलग से लिया हुआ वाइब्रेशनल के लिए। चलो चलो चलो, अरे बच्चों प्लीज 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 बोर्ड पे। अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान सुन लो। एक पढ़ा प्रेशर ड्यू टू गैस इन अ कंटेनर, दूसरा क्या पढ़ा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज द लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया? पक्की बात है। एक मीन फ्री पाथ थोड़ा सा सुन लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये टॉपिक बहुत ही रेयर टू रेयर आता है और ज्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे भी नहीं। एक होता है मीन फ्री पाथ, देखिए इसके नाम में ही समझ में आ रहा है फ्री पाथ। सुन लो सुन लो सुन लो क्लास, मान लेता हूं कि इस कंटेनर के अंदर गैस है। अब आप मुझे बताना गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे चलते होंगे। क्लास आपको नहीं लगता कि जब गैस के मॉलिक्यूल चलते होंगे, जैसे आप लोग अपने आप को सबके सब गैस के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, वो में इधर, और आप इस रूम में चलना शुरू कर दें, तो क्या आप बिल्कुल फ्री चल पाएंगे? बार बार टकराएंगे? अरे मैं सबके आंखों में पट्टी बांध दूं, देख ना सकते हो, तो फिर आप रैंडम चलेंगे तो बार बार क्या होंगे? टकराएंगे, फिर इधर चलने लग जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर इधर चलने लग जाएंगे, ऐसे कुछ होगा। तो एक्चुअली में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। गैस का मोशन देखना कैसा होता है, गैस के पार्टिकल का। ये गया, यूं चला, फिर टकरा गया, किससे टकरा के इधर मुड़ गया। अरे भाई स्फेरिकल पार्टिकल से टकराएगा तो मुड़ेगा इधर उधर, इधर मुड़ेगा, फिर कभी इधर चला जाएगा, फिर कभी इधर आ जाएगा, फिर कभी इधर आ जाएगा, फिर कभी इधर चला जाएगा, फिर कभी इधर आ जाएगा। अच्छा, कभी देर में टकरा रहे हैं, कभी बिल्कुल जल्दी टकरा जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं कह रहा हूं? कभी इतना देर में टकराया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। मेरी बात को समझो, गैस का मॉलिक्यूल मूव करते वक्त कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट फ्री पाथ में मूव नहीं कर पाएगा, वो बार बार टकराएगा और अपनी डायरेक्शन को बोलो क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। अच्छा मेरा एक सवाल है अंकित, ये बता, जो ये टकरा रहा है बार बार, क्या हर बार बराबर दूरी तय करता है टकराने से पहले? सर इधर की दूरी उसने तय करी कि बोलो λ1, इधर की दूरी अगली बार λ3, अगली बार λ4, फिर बोलो, फिर समझो मेरी बात को, हर बार वो फ्री पाथ का मतलब क्या? जितनी देर तक वो नहीं टकरा रहा वो उसका बोलो क्या है? फ्री पाथ। ध्यान से सुनो और विषय, जितनी दूरी तक वो नहीं टकरा रहा वो उसका बोलो क्या है? फ्री पाथ। और क्या ये फ्री पाथ उसका हर बार सेम होता है? क्या ये फ्री पाथ उसका हर बार सेम होता है? मेरी बात सुनो, फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो दूरी है वो बोलो क्या है? फ्री पाथ। वो बोलो क्या है? और क्या ये इसका फ्री पाथ हर बार सेम होगा? अरे भैया पहले कुछ mm तक नहीं टकराया, अगली बार कुछ और mm तक नहीं टकराया, फिर अगली बार हो सकता है जल्दी टकरा जाए, कुछ देर बाद लंबी दूरी कवर करी उसने टकराने से पहले, तो हर बार ये डिस्टेंस बोलो क्या होगा? अलग होगा। तो इन सभी फ्री पाथ का मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या होता है बोलो? इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको? ये पार्टिकल्स एवरेजली कितने फ्री पाथ से चल पा रहे हैं। कभी 5 यूनिट तक चले, कभी 3 यूनिट तक चले, कभी 4 यूनिट तक चले, तो सबका एवरेज आ जाएगा ना, 5 जमा 3 जमा 4 डिवाइड बाय कर देंगे। अरे नहीं आ रहा है यार। तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। और कैसे आएगा बोलो? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 और बोलो क्या? λn डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? n आएगा।
नहीं है, रूट में क्यों आएगा, एवरेज कर रहे हो वैसे ही। समझ आया ये वाला पॉइंट या नहीं आया समझ में सर? नहीं आया तो बताओ जरा, आप इसमें क्या लिखोगे मीन फ्री पाथ में? इट इज द एवरेज फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय द गैस पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू सक्सेसिव, ढंग से सुनना मैंने क्या बोला, पढ़ लो एक बार, डेफिनेशन पढ़ लो बस 5 मिनट में फ्री कर रहा हूँ, देख लो इसको, पढ़ लो एक बार, इसको पढ़ो। इसका अगर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, इसको पूरा किसी डेरिवेशन से कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आता है। अगर आप लोग याद कर सकते हो तो कर लेना, और नहीं कर पाओ तो रहने देना। भाई अगर लगे ना ये याद कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज इसको छोड़ देना, इतनी कोई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस फिर सारा खत्म हो गया, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ ऐसा ना बचे ना बच्चों जो एग्जाम में आ सकता हो और हमने ना कराओ। ठीक है भाई, सुनो अरे बच्चों, बस यही करना है आपको भाई। क्लास हाँ मत करो, वो सब मत करो, देखो सारा मत करके जाओ, इतना ही इनफ होता है इस चैप्टर में से, ठीक है। छोड़ दो वो चीज़, बहुत रेयर है, बहुत रेयर टू रेयर है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा सुनो भाई, क्लास एक छोटी मोटी बात है, पहले तुम मुझे ये बताओ, रुक जाओ अभी छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है, सुन लो पहले तुम मुझे ये बताओ, जितने टॉपिक्स अभी तक इस चैप्टर के बताए वो कर लोगे? कौन कौन सा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन अ कंटेनर विच इज 1/3 mn v बार स्क्वायर, कर लोगे? उसके बाद क्या बोलो, इसी प्रेशर के जरिए बोलो क्या निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी प्रूव करोगे, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट मेजॉरिटी यही कहती है कि भैया इन्हीं में से ही आता है, ध्यान रखना। रेयर टू रेयर है कि भैया थोड़ा बहुत कुछ अलग आ सकता है, अदरवाइज यही आएगा। अब एक चैप्टर को हम लोग 2-3 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो कुछ छोटा मोटा हो सकता है कि आ जाए, लेकिन बहुत चांस है कि इन्हीं में से ही चीजें बनेंगी, बचता कुछ ज्यादा इसके बाद है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला। तीसरा बोलो क्या है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट बार बार बोल रहा हूं, आएगी एग्जाम के अंदर, ये करके जाइएगा, स्टेटमेंट कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का। भैया ये वाला टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनो एटॉमिक का याद करिए, डायटॉमिक का याद करिए, और सीधा फिर पॉली एटॉमिक का याद कर लीजिए, ऐसे करके,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद आप लोग क्या याद करेंगे, ये तो क्वेश्चन था बस वैसे ही। उसके बाद आपको ये स्पीड वाला मुद्दा जरूर याद करना है, हो जाएगा। 3 तरह की स्पीड्स होती हैं, एक क्या है बोलो, मीन फ्री पाथ। ये समझ में आया आप लोगों को मीन फ्री पाथ क्या है? पार्टिकल्स फ्रीली नहीं चलते हैं, टकरा टकरा के चलते हैं, और उनका जो भी एवरेज फ्री पाथ है वो उसका क्या हो जाता है, मीन फ्री पाथ कहा जाता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला वैसे याद करना हो कर लेना, नजर डालो बस, √2 पाई एन डी उसके ऑप्शंस में आएगा, अगर आएगा तो सीधा आपको टिक कर देना अगर ये मिलता है तो। क्लियर हो रहा है? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है, तो बस एक उसको लिख लो और फिर आप जा सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिख लो, बस लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम सारा ही हो गया भाई अभी ये। पढ़ लो पढ़ लो। भाई क्लास देखो, यही करके चले जाओ, इनफ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस चैप्टर से इतनी बातें करके चले जाओ, यही सब आती है हर साल, तो इनफ रहेंगी ये चीज़ें। अच्छा, बाकी चैप्टर्स का प्रिपरेशन आप लोगों को कैसा है?